ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट किन किन अकाउंट्स पे आता है? लाइक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमने देखा कि कैश अकाउंट बढ़ रहा है एसेट में और कैपिटल अकाउंट भी बढ़ रहा है लाइबिलिटी साइड में, है ना। ऐसे ही हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स और देखे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स देखे, किसका क्या इंपैक्ट आता है ये हमने समझा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से हमें ये क्लैरिटी आ गई कि भैया किस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट किन अकाउंट्स पे आ रहा है और कितने अमाउंट से बढ़ेगा या घटेगा। अब इसी को फॉर्मल वे में अकाउंटिंग के रूप में करने के लिए हमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने से पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है वो दो टाइप से हो सकता है। एक तो ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मतलब वही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न में अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, बट हाँ इंपैक्ट वही आएगा। जो डेबिट है वो डेबिट ही होगा, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट ही होगा। तो पहले हम मॉडर्न अप्रोच समझते थे। तो मॉडर्न अप्रोच में जो क्लासिफिकेशन है वो अकाउंट्स के 5 टाइप से हो जाते हैं। फर्स्ट असेट, सेकंड कैपिटल, थर्ड लाइबिलिटी, फोर्थ एक्सपेंस और फिफ्थ रेवेन्यू। वैसे तो आपको ये क्लैरिटी अभी तक आ गई होगी कि कौन सा असेट है, कौन सा कैपिटल है, कौन सी लाइबिलिटी है, क्या एक्सपेंस है और क्या रेवेन्यू है ना। तो असेट का मतलब आप समझ ही चुके हो, जो हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करके दे या रेवेन्यू जनरेट करके देगा वो सब हमारे लिए असेट है। कैपिटल जो ओनर ने पैसा लगाया है वो कैपिटल है। लाइबिलिटी मींस जो बिजनेस ने उधार लिया है अदर देन ओनर, मतलब ओनर की कैपिटल के अलावा जो भी पैसा लगा है बिजनेस में वो सब क्या है? लाइबिलिटी है, जो कोई और पर्सन दे रहा है। एक्सपेंस जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आज हमने खर्चा किया है वो एक्सपेंस है। और रेवेन्यू मींस सेल्स या इंटरेस्ट या जो भी हमें रेवेन्यू मींस जो हमारे लिए बिजनेस का मुनाफा है। बट मुनाफा नहीं बोल सकते, मुनाफा तो नेट प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू सेल्स मतलब 1 लाख का गुड्स 1.5 लाख में बेच दिया तो वो 1.5 लाख हमारे लिए अभी रेवेन्यू है ना। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम क्या कर रहे थे? हर एक ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट, लाइक मैंने माल बेचा 1 लाख का 1.5 लाख में, तो मैं हिंट टू हिंट 50,000 रुपए कैपिटल में ऐड कर रहा था। उसका प्रॉफिट 1 लाख का गुड्स से 1.5 लाख में बेचा, तो डायरेक्टली मैंने क्या किया? अकाउंटिंग इक्वेशन में 1 लाख गुड्स से लेस किया, 1,50,000 कैश में ऐड किया और क्या किया? उसको हमने कहां ऐड कर दिया? कैपिटल में ऐड कर दिया। यही कर रहे थे हम। बट भैया ये सही तरीका नहीं है, समझना, क्योंकि एक बिजनेस में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। अच्छा, मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन जो डेटा चाहिए, अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो क्या वो डेली बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस निकालेगा या एक स्पेसिफिक पीरियड का प्रॉफिट और लॉस निकालेगा और उस पीरियड के प्रॉफिट को पिछले पीरियड से कंपेयर करेगा या किसी और बिजनेस के पीरियड से कंपेयर करेगा? लाइक कोई मान लो आईटीसी लिमिटेड और एचयूएल है। आईटीसी भी एफएमसीजी गुड्स बेचती है, एचयूएल भी एफएमसीजी गुड्स बेचती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और इंडियन टोबैको कंपनी दोनों पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, दोनों के रिजल्ट्स पब्लिकली अवेलेबल है ना। तो आईटीसी अपने रिजल्ट को किससे कंपेयर करेगी? एचयूएल से, या एचयूएल किससे कंपेयर करेगी? अपन ये दोनों कंपनी कंज्यूमर गुड्स वाले प्रोडक्ट का रेवेन्यू भी अलग बताएगी, सेगमेंट रिपोर्टिंग भी होती है। तो एचयूएल अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट की कंपैरिजन आईटीसी के कंज्यूमर प्रोडक्ट के सेगमेंट के प्रॉफिट या लॉस से करेगा। अच्छा, अब आईटीसी मान लो फाइनेंशियल ईयर का डेटा दे रहा है या क्वार्टरली रिजल्ट दे रहा है, तो एचयूएल को भी अपना रिजल्ट क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे बनाना पड़ेगा। तो अब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो की, आईटीसी और एचयूएल तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बना ली। 1 लाख ट्रांजैक्शन हुए एक क्वार्टर में, तो 1 लाख ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट और लॉस उस अकाउंटिंग इक्वेशन से निकालना इजी टास्क है क्या? नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया?
हम हमारे सारे रेवेन्यूज को, सेल्स को, मतलब जो भी माल बिक रहा है उसका पूरा पार्ट एक अकाउंट में ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ए सेल्स अकाउंट, और उसको हमने रेवेन्यू की कैटेगरी दे दी। और जितनी भी परचेज है, जितनी भी परचेजेस है, उसे हमने एक्सपेंस का नाम देके एक अलग अकाउंट में ऐड कर दिया। मान लो हमने 10,000 करोड़ की परचेस की और 12,000 करोड़ की सेल की, मान लो स्टॉक जीरो है अभी, तो उस क्वार्टर के एंड पे हमें पता चला कि हमारी सेल है 12,000 करोड़, हमारे एक्सपेंस है अनु, तो यहां पे 12,000 करोड़ की सेल्स कंसोलिडेटेड आ गई क्वार्टर एंड पे, परचेज होगी 10,000, तो क्वार्टर प्रॉफिट हमें पता लगा ग्रॉस प्रॉफिट 2,000 करोड़ है। कितना है? तो यहां पे हमें क्या करना है, हर एक ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट डायरेक्ट कैपिटल पे नहीं देना है, हर एक स्पेसिफिक सिंगल ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट और लॉस कैपिटल में लेस नहीं करना है, हमें सारे रेवेन्यू, एक रेवेन्यू अलग अलग रेवेन्यू अकाउंट बनेंगे उनमें ऐड कर देना है, और सारे खर्चों के अलग अलग अकाउंट बनेंगे उनको ऐड कर देना है। जैसे रेंट हमने क्वार्टर में 3 बार दिया, तो रेंट के अकाउंट में डेबिट हो गया, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं लेगा। क्वार्टर के एंड पे हम सारे रेवेन्यू लेस सारे खर्चे कर देंगे और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैपिटल में ले जाएंगे, ना कि हर एक सिंगल ट्रांजेक्शन के इंपैक्ट को ले जाएंगे। तो यहां पे हमें क्या करना है, सारे रेवेन्यू और एक्सपेंस का भी सेपरेट अकाउंट बनाना है ना। तो असेट, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। लाइक एग्जांपल के लिए बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख, तो यहां पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश और कैपिटल। कैश का नेचर क्या, असेट, और कैपिटल का नेचर तो कैपिटल ही है। तो ये हमको समझ में आ गया था कहां पे, अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट जा रहा है और उसका नेचर क्या है। यहां पे आपको बाइफरकेट करना है, वो असेट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है ना। उसके बाद अब रूल लगाना है। अब रूल में डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है। तो असेट अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या कर देना है, डेबिट। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो कैश असेट में ऐड होता है और कैपिटल में भी ऐड होता है। तो कैश असेट है, सबसे पहले तो मैंने ये रिकॉग्नाइज किया कि कैश इज एन असेट, तो कैश असेट है और असेट इंक्रीज हो रहा है, तो कैश को क्या करना है आपको, डेबिट, क्या करना है। और अगर यहीं पे डिक्रीज हो रहा है, एग्जांपल के लिए मिस्टर एक्स ओनर है, उन्होंने 10,000 रुपए की ड्राइंग की कैश में, तो कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, तो अब कैश असेट है और असेट अगर कम हो रहा है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये रूल लगा देना है फिर। तो डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, उसके लिए पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है, वो क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, असेट, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस या रेवेन्यू, और फिर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर असेट है इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, असेट है डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ऐसे ही कैपिटल के लिए, कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, तो क्या करना है, क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप ध्यान देना अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस, मतलब असेट एक साइड में है और लाइबिलिटी और कैपिटल एक साइड में है। जो रूल असेट पे लग रहा है उसका उल्टा रूल कैपिटल और लाइबिलिटी पे लगेगा, यही होगा। तो असेट इंक्रीज हो रहे थे तो डेबिट, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। ऐसे ही कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, उल्टा, क्योंकि अपोजिट साइड है, असेट का उल्टा रूल लगा दिया। ऐसे ही लाइबिलिटी के लिए भी सेम रूल लग जाएगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। इसका एग्जांपल कैपिटल वाला लेते हैं। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो एक तो कैश और एक कैपिटल। कैपिटल अकाउंट मिस्टर एक्स का बन गया, मिस्टर एक्स का कैपिटल अकाउंट हम इंक्रीज करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर दूंगा मैं, कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। अब यहीं पे मिस्टर एक्स विड्रॉन ₹10,000 फॉर इन कैश फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर एक्स ओनर ने 10,000 रुपए ड्रॉइंग की कैश में, तो कैपिटल उससे क्या होती है, कम। तो यहां पे ना एक अकाउंट खुलेगा, हम हर एक ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट डायरेक्ट कैपिटल पे नहीं डालते, हम इक्वेशन में हम करते थे। इक्वेशन में जो भी प्रॉफिट लॉस ड्रॉइंग है
वो सब हम कहां एडलेस कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में एडलेस कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, अच्छा अभी मैंने बात की थी कि इक्वेशन में हम हर एक ट्रांजेक्शन का जो डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है कैपिटल पे वो दे देते हैं। प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, लॉस है तो लेस कर दो, ड्रॉइंग है तो लेस करो। यहां पे ऐसा नहीं करना, हर एक ट्रांजेक्शन को सेपरेट रखना, ईयर एंड पे उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। जैसे सारे रेवेन्यू और खर्चों को अलग अलग कर दिया, मान लो रेवेन्यू हुए 2000 करोड़, एक्सपेंस हुए 1800 करोड़, तो नेट प्रॉफिट जो है 200 करोड़ वही कैपिटल में ऐड कर दो बस, कंसोलिडेटेड पूरे पीरियड के एंड पे। ऐसे ही ड्राइंग भी पूरे पीरियड के अलग अकाउंट में रखनी है। कैपिटल का ही नेचर उसका कैपिटल ही है। अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे ड्राइंग का तो उसका हेड क्या होगा, कैपिटल। अब किसी ने ड्राइंग की 10,000 रुपए की, तो उससे कैपिटल क्या होती है, कम। मतलब ड्राइंग अकाउंट को आपको डेबिट करना है। क्या करना है, ड्राइंग अकाउंट ओपन करना है जिसका नेचर कैपिटल है, और कैपिटल ड्राइंग से क्या होती है, कम। तो डिक्रीज होती है तो क्या कर देना है, डेबिट। ऐसे ही लाइबिलिटी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने मिस्टर वाई से गुड्स खरीदा उधार में, उधार में खरीदा तो भैया मिस्टर वाई हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, यहां पे हमने लिखा है क्रेडिट, इंक्रीज हो रही है तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ऐसे ही एक्सपेंस, अब एक्सपेंस का इंपैक्ट किस पे आता है, फाइनली एक्सपेंस और रेवेन्यू बोथ आर टेम्परेरी कैपिटल अकाउंट। व्हाट आर, एक तरह से ये क्या है, अभी तक तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन जहां कर रहे थे वहां पे तो हम सारे खर्चों को कैपिटल में डेबिट कर देते थे और रेवेन्यू का नेट इफेक्ट निकाल के उसको कैपिटल में ही मतलब बढ़ा देते थे। तो एक तरह से ये दोनों टेम्परेरी कैपिटल अकाउंट। रीजन, जब पीरियड एंड होगा तब हम इन दोनों को एक दूसरे में से लेस कर देंगे, मतलब सेट ऑफ कर देंगे, और जो भी नेट इफेक्ट आएगा, अगर लॉस आया तो कैपिटल में डेबिट कर देंगे। कैपिटल में डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि लॉस से कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, कम, तो डेबिट। और अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब यहां पे हम ऐसा करने वाले हैं। तो मतलब अल्टीमेटली ये पीरियड एंड पे तो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों क्लोज हो जाएंगे। कैसे, इनको एक दूसरे में सेट ऑफ करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और फाइनली हम एक P&L अकाउंट बना के उसमें से नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो मतलब कि ये एक्सपेंस और रेवेन्यू पे कैपिटल अकाउंट का ही रूल लगना है। कैपिटल अकाउंट का रूल कैसे लगेगा आप समझना। एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहे तो कैपिटल क्या होती है, एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहे तो कैपिटल कम होगी। तो कैपिटल का रूल क्या है, कैपिटल अगर कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज होंगी तो क्या करेंगे, डेबिट। समझ में आ रहा है, इसका अल्टीमेट इंपैक्ट कैपिटल पे क्या आ रहा है कि एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल कम होगी तो क्या करते हैं हम, डेबिट। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे तो हम क्या करेंगे, डेबिट। ऐसे ही एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहे हैं, होते हैं कैसे, यस होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, एक्सपेंस डिक्रीज भी हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए रेंट पे किया, या फिर मान लो हमने कोई खर्चा किया जिसपे सब्सिडी आ गई तो खर्चा कम हो गया, होता है कभी कभी ऐसा भी। तो एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आता है, इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होती है कैपिटल तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा मतलब ये इनवर्स रिलेशन विथ कैपिटल है, एक्सपेंस का इनवर्स रिलेशन है किससे, विथ, और रेवेन्यू का डायरेक्ट है। मुनाफे की बात करते हैं या रेवेन्यू की बात करते हैं। प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। तो भैया जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी, तो रेवेन्यू अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। और रेवेन्यू अगर डिक्रीज होगा तो कैपिटल भी डिक्रीज होगी, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए रेवेन्यू को भी डिक्रीज करने पे क्या कर देना है, डेबिट। या फिर आपको नहीं याद रखना है तो सिंपली यार एक्सपेंस को असेट मान लो, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ऐसे ही एक्सपेंस और असेट दोनों इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। और कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू पे सेम रूल लग रहा है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। इज दैट क्लियर, ओके। अब आ जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। चलो पहले मॉडर्न अप्रोच से कुछ क्वेश्चंस कर लेता है।
इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट। आपको क्लासिफाई करना है इन अकाउंट्स को कि ये असेट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही यही है ना डेबिट और क्रेडिट सीखने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट का नेचर क्या है, वो एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, आपको क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहला कैपिटल ब्रॉट इन। कैपिटल मतलब कैपिटल का नेचर तो क्या है, कैपिटल ही है। ड्राइंग का नेचर क्या है भैया, कैपिटल ही होगा बेटा। ऐसे ही बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है बेटा, बिल्डिंग हमारी क्या है, असेट है। परचेजेस नहीं, अभी तक हम अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी गुड्स खरीदते थे तो उसे एंड टू एंड असेट मान लेते थे। अब समझना, परचेस मैं तो ऐसे मानता हूं कि परचेस परचेस है ही नहीं, परचेस एक खर्चा है, एक्सपेंस है। जब भी मैं परचेस करूंगा गुड्स का, मैं तो ये मान के चलूंगा ये मेरे लिए खर्चा है, मान लो नहीं बिका तो सड़ जाएगा, मैं तो ऐसे मान लेता हूं। अभी मैं ऐसे सोच रहा हूं, बट इसका लॉजिक समझना। मान लो मैंने गुड्स खरीदा, नहीं बिका और खराब हो गया तो खर्चा ही है ना, मैंने तो बेचने के लिए खरीदा, नहीं बिका तो फिर क्या है, खर्चा है मेरे लिए, तो बड़े बड़े पैसे थोड़ी देगा, तो उस टाइम खर्चा मान लिया। और जब भी मैं बेचूंगा तब मैं जितना भी माल बिका उसकी जितना भी टोटल कंसीडरेशन है, नॉट प्रॉफिट, टोटल कंसीडरेशन, कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों मिला के, मान लो 1 लाख का गुड्स 1.5 लाख में बेचा तो 1.5 लाख की बात कर रहा हूं टोटल, वो मैं सेल्स मान लूंगा। मतलब आप जब भी गुड्स खरीदो तब उसे आपको क्या मानना है, और जब भी बेचो उसे क्या मानना है, रेवेन्यू। अब ईयर एंड पे मान लो मैंने 10 लाख का माल खरीदा था, पूरा खर्चा मान लिया, बट उसमें से ईयर एंड पे 1 लाख का माल इन हैंड है, स्टॉक इन हैंड है, बढ़ा हुआ है, तो मैं ईयर एंड पे क्या करूंगा, परचेस को कम करके स्टॉक में ऐड कर दूंगा 1 लाख रुपए, तो मेरा खर्चा 9 लाख ही रह जाएगा और मेरा असेट 1 लाख रुपए बन जाएगा। ईयर एंड पे मुझे ये एंट्री कर देनी है जिससे मेरा स्टॉक की एंट्री हो जाएगी, और मेरा जो खर्चा बुक होगा वो पूरा 10 लाख बुक नहीं होगा, ओनली कितना बुक होगा, 9 लाख। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगी, सीए फाउंडेशन वाले तो, है ना। तो इसलिए आपको जब भी गुड्स खरीदना है अब क्या मानना है उसे, एक्सपेंस, और सेल करना है तब रेवेन्यू। ऐसे ही वर्ड कैरेज क्या होता है भाई, कैरेज मीन्स हम किसी को ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स लेके आए, कैरेज। इनवर्ड मीन्स जब गुड्स आ रहा है तो हमने पे किया, लाइक हमने गुड्स खरीदा तब जो भाड़ा दिया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दिया, दैट इज कॉल्ड एज कैरेज। तो ये क्या है बेटा, कैरेज इज एन एक्सपेंस, कैरेज इज एन ऐसे ही कैरेज आउटवर्ड, ये भी सिंपली बस इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या डिफरेंस है, जो माल आ रहा है हमारे पास, परचेज हो रहा है, उस पर जो भाड़ा दिया वो कैरेज इनवर्ड, और जो कैरेज आउटवर्ड मींस जो गुड्स जा रहा है, सेल हुई, मैंने गुड्स बेचा और डिलीवरी खर्चा भी मैंने दिया, कहां पे, कस्टमर तक डिलीवरी करने का खर्चा भी मैंने दे दिया, तो कैरेज आउटवर्ड पेड। तो ये भी एक तरह का खर्चा ही है, इसलिए एक्सपेंस में क्लासिफाई होगा। ऐसे ही कैश रिसीव्ड, कैश अकाउंट, इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, तो कैश इज एन असेट। कैश पेड यहां पे भी नहीं, जरूरी थोड़ी कैश पेड एक्सपेंस हो, मैंने उधार माल खरीदा था, उसका आज पेमेंट किया, खर्चा हुआ क्या अभी, खर्चा तो जब परचेस किया तो तब बुक कर लिया, आज तो बस पे किया है हमने, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, तो क्या है, खर्चा है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है अभी, कैश। कैश एक असेट है, मैंने इंपैक्ट देने की बात नहीं बोली है, अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, उसको क्लासिफाई करो। क्लासिफिकेशन तो कैश का हमेशा, अगर वो असेट है तो असेट में ही होगा, समझ में आ रहा है। इनिशियली आपने मान लो रमेश है, रमेश को माल बेचा तो वो आपका डेटर बना, डेटर मींस असेट। अब रमेश ने पेमेंट दिया तब भी आप रमेश को तो डेटर असेट ही मानोगे, बस वो जो जब वो पेमेंट दे रहा है तो असेट कम हो रहा है, रमेश से आप पैसा नहीं लेना मतलब असेट कम हो रहा है, तो उसे क्रेडिट कर दूंगा, हमने रूल पढ़ा ना अभी, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, समझ में आ रहा है। ऐसे ही कि इंटरेस्ट पेड, यहां पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एन
एक्सपेंस भी अगर पे कर रहे हो तो एक्सपेंस, और तो यहां पे इंटरेस्ट पेड वाला जो अकाउंट है वो खर्चा है, और एक सेपरेट अकाउंट और ओपन होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो रेवेन्यू होगा। फिर कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, ये दोनों सेपरेट अकाउंट ओपन होंगे। ऐसा नहीं ओनली सिंगल कमीशन अकाउंट खोल दिया, कमीशन पेड वाला अकाउंट अलग खुलेगा, कमीशन रिसीव्ड वाला अकाउंट अलग खुलेगा। ऐसे ही डिस्काउंट अलाउड दिया है, और कन्वेंस चार्जेस, कन्वेंस मतलब आने जाने का खर्चा, कहीं भी जाने आने का खर्चा, जो बिजनेस में आने जाने का काम होता है, भैया जाना ही पड़ता है ना, ऑर्डर लेने जाना पड़ता है, कभी गुड्स देखने खरीदने जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो कन्वेंस आने जाने का खर्चा एक्सपेंस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है ना, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, सब्सक्रिप्शन पेड, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे किसी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन पे किया, न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन पे किया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आपने किसी को सब्सक्रिप्शन दे रखा है तो वो आपके लिए इनकम है। लाइट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीग्राम, ये सब क्या है, रिपेयर इनकर्ड, ये भी एक्सपेंस है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दो तरह की हो सकती है, एक तो बिजनेस अपने किसी असेट का इंश्योरेंस करा रहा है तो वो बिजनेस एक्सपेंस है, और अभी तो यहां पे कुछ भी नहीं बोला तो हम मानेंगे बिजनेस का ही खर्चा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, पर्सनल इंश्योरेंस करा लेता है ओनर अपना, क्या करा लेता है, पर्सनल इंश्योरेंस, तो वो जो पर्सनल इंश्योरेंस है वो ड्रॉइंग है, वो क्या है बेटा, वो ड्रॉइंग है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अभी तो मैं बिजनेस एक्सपेंस मान रहा हूं। फिर बेड डेट रिटर्न ऑफ, बेड डेट रिटर्न ऑफ मतलब जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा और उसने हमें पेमेंट नहीं दिया तो दैट इज कॉल्ड एज बेड डेट, दैट इज कॉल्ड एज, तो एक्सपेंस है एक तरह का, लॉस है। फिर ऐसे ही बेड डेट रिकवर्ड, ये रेवेन्यू। पहले आपने किसी को बेड डेट बुक कर दिया, मतलब डेटर को बोल दिया आप पैसा, डेटर को हमारी बुक्स में हमने मान लिया पैसा डूब गया है, उससे बेड डेट लिख दिया मतलब खर्चा मान लिया, बाद में वो पैसा आ गया तो वो इनकम है पूरी, फिर क्योंकि पहले आप पूरा खर्चा मान चुके हो। डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू है। फिर ऐसे ही प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोर्ड, एक तरह का खर्चा ही है प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो एक्सपेंस, जैसे परचेज है वैसे ही प्रिंटिंग स्टेशनरी है। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर असेट है। बहुत ही थिन लाइन है एक्सपेंस और असेट में, पे तो दोनों हो रहे हैं, फर्नीचर खरीदा तो भी पेमेंट किया और रिपेयर किया तो भी पेमेंट किया, बट रिपेयर आज बेनिफिट दे रहा है, लॉन्गर टर्म बेनिफिट नहीं दे रहा है, फर्नीचर लॉन्गर टर्म बेनिफिट देगा। बैंक असेट है, बैंक में जो बैलेंस है वो असेट है। वेजेस एंड सैलरीज पेड एक्सपेंस है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग चार्जेस, ये भी। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर कैपिटल है, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर ये आगे हम देखेंगे क्या होता है, कैपिटल है। लोन अकाउंट ऑफ ए पार्टनर, लोन अकाउंट ऑफ ए पार्टनर मतलब उसने हमें दे रखा है तो लाइबिलिटी है, और अगर हमने उसको दे रखा है तो, हमने अगर उसको लोन दे रखा है तो वो असेट है, और हमने अगर लोन ले रखा है तो लाइबिलिटी है। सेल्स रिटर्न, सेल्स और हमारे लिए रेवेन्यू था तो सेल रिटर्न हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से लोन ले रखा है। लोन अकाउंट ऑफ ए पार्टनर, ये तो हम देख ही चुके हैं। 36 परचेज रिटर्न, परचेज हमारे लिए खर्चा था, परचेज रिटर्न हमारे लिए रेवेन्यू हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग, ये सैलरी नहीं बोला है, ये बोल रहा है जो देना बाकी है वो हमारे लिए क्या है, प्रीपेड रेंट, हमने एक्सपेंस एडवांस में दे दिया, हमने इक्वेशन में भी देखा था, हमने इसको असेट माना था, क्या है हमारे लिए ये खर्चा, अगर एडवांस दे देते हो असेट। इनकम एक्रूड मतलब आना बाकी हो गई, मुझे लेना बाकी है सामने से, असेट है ये हमारे लिए। और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इनकम एडवांस में आ गई तो ये लाइबिलिटी बन चुकी है, क्या बन चुकी है, अनअर्न्ड इनकम जो आ गई है लेकिन इनकम एक्रू नहीं हुई है। तो ये क्लासिफिकेशन है मॉडर्न अप्रोच से,
कि कौन सा अकाउंट कहाँ आएगा, ये आपको समझने की जरूरत है। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई भी डाउट नहीं है? आना बाकी हो गया ना, आना बाकी हो गया मतलब इनकम तो हो गई, लेकिन मान ले 30, जनरली बैंक क्या करता है 31 मार्च तक जो इंटरेस्ट है वो 1 अप्रैल को डालता है, बट हम अकाउंटिंग 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट इनकम किस पीरियड की है? करंट ईयर की आएगी कब? तो आज हमें क्या करना है, उसको इनकम बुक करना पड़ेगा और आना बाकी दिखाना पड़ेगा। जब आएगी तब डायरेक्ट इनकम बुक मत करना, इनकम बुक हो चुकी है, बस इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट में क्रेडिट कर देना, समझ गया? तो वो असेट जो है वो जीरो हो जाएगा। जैसे तेने इंटरेस्ट आना बाकी था, तो आपने क्या किया, इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट अकाउंट रेवेन्यू मान के क्रेडिट कर दिया और एक्रूड इंटरेस्ट एक असेट को डेबिट कर दिया। अगले साल में जब इंटरेस्ट आया तब हमें इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं करना है। कैश अकाउंट डेबिट आया मान लो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट, वो जो असेट है उसे क्रेडिट कर देंगे। एक तरह से वेटर हो गया हमारे लिए, पैसा आना बाकी है। आ रहा है क्या समझ में? तो ये क्लासिफिकेशन हो गया मॉडर्न और मॉडर्न अप्रोच से, और हमने रूल देखा कि भैया कौन कब इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। अच्छा, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि मेरे को आगे कहीं जाना है।